हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आप सभी की धड़कनें अभी तक बढ़ चुकी हैं क्योंकि धीरे धीरे नजदीक आ चुके हैं हमारे एग्जाम। बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आपकी अगर हम बात करें हमारे हिंदी के एग्जाम की तो वो है आपका 28 फरवरी को। तो उससे पहले हम चाहते हैं कि आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं, यानी कि आपका सिलेबस तो ऑलरेडी मैं काफी पहले कंप्लीट हो ही चुका था। अब बात आ जाती है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की। तो मैंने मार्किंग स्कीम आपको दी है जिसमें ये चीज बता दी है कि किस तरीके से किस पोर्शन से, यानी कि अपठित बोध में कितने मार्क्स का आएगा, आपका जो पाठ्य पुस्तकें कितने मार्क्स की आएगी, आपका व्याकरण कितने मार्क्स का आएगा और साथ ही साथ रचनात्मक लेखन कितने मार्क्स का आएगा। तो ये एक सिर्फ हल्की सी कहते हैं ना इंट्रो था कि किस तरीके से पेपर आने वाला है। तो ये सभी तो मैं आपको बता चुकी। लेकिन अब बात ये आती है कि मार्किंग स्कीम तो हमें पता चल गई कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैं बात यहाँ क्लास 10th कोर्स ए और बी दोनों की कर रही हूँ। तो दोनों ही क्लासेस की मैं मार्किंग स्कीम दे चुकी हूँ। अब बात आती है कि भाई पता तो चल गया कि कितने मार्क्स आएंगे, लेकिन अब ये है कि भाई अगर एक क्वेश्चन पेपर हमें मिल जाता तो हमें समझ में आ जाता कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या है, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो सीबीएसई ने इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा और उसने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर इशू किया और ये बताया आपको कि किस तरीके का ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम वही करने वाले हैं। आज हम क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का सीबीएसई मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं कि जो कि सीबीएसई ने इशू किया था विद मार्किंग स्कीम, और साथ ही साथ ये बताया था कि किस तरीके से इसमें चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका हमारा जो कोड रहता है वो होता है 002। कौन सा होता है? आपका कोर्स ए का जो कोड रहेगा वो रहता है आपका 002। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, और ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है मॉडल सैंपल पेपर, ये 24-25 के सेशन का है। ठीक, तो कोर्स बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल खफा नहीं हो, नेक्स्ट पेपर उन्हीं का आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। आपको निर्धारित समय 3 घंटे का मिल रहा है और अधिकतम अंक 80 मार्क्स के हैं। कहने को तो आपको यहाँ पर समय 3 घंटे का होता है, लेकिन 15 मिनट आपको राइटिंग टाइम से पहले जो है वो मिल जाता है क्वेश्चन पेपर आपको रीड करने के लिए। तो उस रीडिंग टाइम में आप अपने अपठित गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें जैसा कि हमने देखा था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ रहे हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर तो हमारा पढ़ा होता है, लेकिन ये एक जो सेक्शन ऐसा होता है जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए कुछ सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं। कितने हैं? 15 क्वेश्चन है। सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि 1 से लेकर 15 तक आपको सारे प्रश्न करने हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है, का, खा, गा और घा। ठीक है, खंड का में कुल 2 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बता दूं जो आपका खंड का आएगा ये अपठित बोध रहेगा। अब 2 प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 आपकी अपठित गद्यांश होगी और जो प्रश्न संख्या 2 रहेगी वो अपठित पद्यांश रहेगी। 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे गद्यांश में और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे पद्यांश में। ठीक है, ये सेक्शन आपका 14 मार्क्स का है जिसे मैं आपको लास्ट टाइम बता चुकी हूँ। ठीक है, 7 नंबर गद्यांश और 7 नंबर पद्यांश। अब आते हैं खंड खा। खंड खा में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो खंड खा हमारा रहेगा व्यवहारिक व्याकरण पर। ठीक है, व्यवहारिक व्याकरण में आपके पास 4 टॉपिक हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। इन 4 टॉपिक्स में आपको चारों टॉपिक पे 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 20 प्रश्न पूछ लिए गए, पूछे 5 जाएंगे लेकिन आपको करने 4 होंगे। तो इस तरीके से 4 टॉपिक पे 4 करेंगे तो आपको 16 प्रश्न देने होंगे। हर क्वेश्चन के साथ निर्देश आपको दिया रहेगा। और आपका खंड खा कितने मार्क्स का था? 16 मार्क्स का। ठीक है, खंड गा में कुल 5 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। अब खंड गा हमारा आता है पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न, जिसमें हमारे पास क्षितिज और कृतिका दोनों पर आधारित प्रश्न आएंगे और क्षितिज पर आधारित आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आएंगे, काव्य खंड और गद्य खंड से।
तो 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन 5 प्रश्नों में से आपको 20 उप प्रश्न पूछे गए। निर्देश आपको हर एक प्रश्न के साथ दिया रहेगा। खंड घ में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। तो खंड घ जो है वो आपका रहेगा रचनात्मक लेखन का, जिसमें अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, ईमेल लेखन और स्ववृत्त लेखन आएगा। ठीक है, आपको इन सभी के साथ विकल्प मौजूद रहेंगे, ध्यान रखिएगा सबके साथ ऑप्शंस रहेंगे। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दें। हर प्रश्न के साथ आपको निर्देश मिलेंगे, आपको उनका पालन करते हुए इनका उत्तर देना है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य निर्देश थे जो मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा कि सबसे पहला प्रश्न हमारा है अपठित बोध का, जहां पर प्रश्न संख्या 1 है हमारी अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास अपठित बोध आ रहा है, इस अपठित बोध में एक गद्यांश है पहले प्रश्न में और इसमें 7 नंबर हैं। तो 3 आपके ऑप्शनल क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और 2 सब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 2 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसके लिए आपको 2-2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर गद्यांश को। आप विश्व के कई देशों में अदरक वाली भारतीय चाय का चस्का लोगों को ऐसा लग गया है कि वहां हर कोई भारतीय चाय का शौकीन हो गया है। हम सभी शौकीन हैं। इसके अलावा भारत में कुल्हड़ वाली चाय भी काफी लोकप्रिय है। मिट्टी की कुल्हड़ में परोसी गई चाय का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इसकी सौंधी खुशबू और लाजवाब स्वाद को इसके बिना अनुभव नहीं कर सकते। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। भारत ने मिलान में हुई अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया था कि मतलब ये 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी अधिसूचना में कहा कि हम विश्व को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाय के योगदान को लेकर दुनिया को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि वर्ष 2030 के सतत विकास से जुड़े लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। कि मतलब 2030 तक तो जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है अपने डेवलपमेंट का, वो हम कर सके। संयुक्त राष्ट्र को विश्वास है 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित करने से इसके उत्पादन और खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन का लक्ष्य चाय के स्थायी उत्पादन और खपत के पक्ष में गतिविधियों को लागू करने के लिए सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना है और भूख और गरीबी से लड़ने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चाय और औषधीय गुणों के साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी। विश्व में चाय के प्रमुख उत्पादकों में एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका शामिल है, जबकि विश्व के 4 बड़े उत्पादक देशों में क्रमशः चीन, भारत, कीनिया और श्रीलंका शामिल है। विश्व के कुल चाय उत्पादक में इन देशों की हिस्सेदारी 75% है। अब देखिए जो देश शामिल है आपको वो ध्यान रखना होगा और इनकी हिस्सेदारी कितनी है ये, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इस पर। भारत विश्व में चाय उत्पादक का एक बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में चाय उत्पादन किया जाता है। भारत में चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों में असम, पश्चिमी बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। अब भारत में ये राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। तो इन राज्यों में भी सबसे ज्यादा चाय कौन उत्पादन करता है? असम। भारत में लगभग 13,000 चाय बागान हैं और हैं जो 60 लाख से अधिक श्रमिकों की आजीविका का प्रमुख साधन भी। चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, इसलिए भारत जैसे देश में इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं। चाय की चुनाई के लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। वो आप देखते हैं ना, चाय की पत्तियां ऊपर से तोड़ी जाती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जो है लेबर, श्रमिक यानी कि मजदूर की जरूरत होती है, क्योंकि चाय की पत्तियां एक एक करके तोड़ी जाती हैं, जिनमें कोमल पत्तियां नष्ट ना हो। यह भी ध्यान रखा जाता है कि कोमल ना नष्ट होनी चाहिए, इसलिए इसका ये काम हाथ से ही हो सकता है।
अपनी कोमल उंगलियों के कारण ही चाय के उद्यानों में स्त्री मजदूरों द्वारा पत्तियां तोड़ी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मजदूर जो हैं वो स्त्रियां ही रहती हैं। चाय की पत्ती तोड़ने के काम के लिए श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, चाहे वह चिलचिलाती धूप हो या बारिश में। वे आमतौर पर उस हिस्से तक पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं जहां वे चाय की पत्तियां चुनते हैं। तो अपने घर से वो आने के लिए 4 से 5 किलोमीटर का समय लेते हैं, चलते हैं। उसके अलावा पूरा दिन खड़े होकर चाय की पत्तियों को तोड़ते हैं। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश और इस पे आधारित प्रश्न है। कथन कारण आधारित है। कथन और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया। ये तो बिल्कुल सही है। विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में चाय की अहमियत को समझाना है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस क्यों घोषित किया गया? क्योंकि सभी को इस चाय की महत्ता को समझाना है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट खा क्वेश्चन आते हैं। भारत में कुल्हड़ वाली चाय काफी लोकप्रिय है क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। सौंधी खुशबू आती है, बात सही है। आपने भी कुल्हड़ वाली चाय पी होगी तो उसमें पड़ने पे सौंधी महक आती है। लाजवाब स्वाद होता है, ये भी सही है। बहुत महंगी होती है, नहीं। आसानी से उपलब्ध है, आपको हर जगह ये नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं कथन ए और दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पर नंबर 1 सही। नेक्स्ट आते हैं। नीचे दिए हुए कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब हमें क्या करना है? कॉलम 1 को 2 से सुमेलित करना। चलिए, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन है सबसे बड़ा उत्पादक देश? चीन है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आसाम है। कौन है? आसाम। फिर उसके बाद आते हैं, विश्व में चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत है। तो पहले का है दूसरा, तो यहां पर हम देख रहे हैं ये वाला, पहले का दूसरा यहां सही है, दूसरे का तीसरा है ये सही है, और तीसरे का पहला है ये सही है। तो यहां पर ये सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होता है। तो अब देखिए, यहां पर जो हमें अपठित गद्यांश दिया गया था, इसमें 3 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे और 2 जो आप आएंगे घा और णा, ये आपके क्या रहेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न। याद रखिएगा, जो अब आपके पास अपठित गद्यांश आ रहे हैं, इसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे और वर्णात्मक प्रश्न भी आएंगे, दोनों। अब ये कितने हैं? 2-2 मार्क्स के आएंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स कर रहे थे? 3 क्वेश्चन किए हमने, 1, 2, 3, 1-1 मार्क्स के की। अब जो ये 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं, ये हमारे वर्णात्मक प्रश्न हैं और इनका उत्तर हमें कितने का मिलेगा? 2-2 मार्क्स के। तो 2 और 2 4 और 3 7 मार्क्स का हमारा अपठित गद्यांश हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। चाय के उत्पादन और खपत बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की क्या भूमिका है? करोड़ों लोग चाय के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके हितों की रक्षा और जागरूकता जरूरी है। इसी के चलते चाय पत्ती की खपत और मांग बढ़ने पर जोर डालने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर आते हैं, चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, कैसे? चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सावधानी से चाय की पत्तियां एक एक कर तोड़ी जाती हैं। श्रमिकों को पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता है, यह श्रम साध्य कार्य है। ठीक है, तो अब ये हो गए आपके 2 मार्क्स का ये। तो आपको जो वर्णात्मक प्रश्न है इसके लिए 2-2 मिले। तो समझ में आया? पहला प्रश्न हमारा अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें आपके पास रहेंगे 5 प्रश्न, 3 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 2 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपठित बोध के दूसरे प्रश्न में, जहां पर हमारे पास रहेगा अपठित काव्यांश। ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या दिया है? अब ये भी आपका 7 मार्क्स है, सेम वैसे ही आएगा। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 7। ठीक है, अर्जुन देखो किस तरह कर्णसारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडव का पौरुष होकर अंशक वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते।
अब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन से कर्ण के युद्ध करने के तरीके को बता रहे हैं। कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर दुरद यह रहा समर, बन ही विहार। व्यूहों पर व्यू फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसा तो नहीं कमल वन में भी कुंजर फूल धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चिर गूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूं, मन में है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। ये कविता हमारे सामने लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जो लिखी गई है उनकी रचना रश्मि रथी के 57 सर्ग के भाग 3 से। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कर्ण की वीरता के बारे में बता रहे। अब इस अपठित काव्यांश पर हमारे सामने 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, इस काव्यांश में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है? कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन सही। आप देखिए क्या है, कवि ने कर्ण के युद्ध कौशल की प्रशंसा में क्या कहा है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब कर्ण क्या क्या कह रहे हैं, वो अर्जुन श्री कृष्ण क्या क्या कह रहे हैं कर्ण की प्रसन्नता करते हुए, उसकी वाहवाही करते हुए। देखिए, पांडव सेना के पुरुषार्थ को चुनौती दे रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही है, कर्ण तो दे रहा था। पांडव सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, नहीं, तो ये वाला तो गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वाला हमारा सही है। फिर आते हैं, समर क्षेत्र में केवल उसके बाण दिखाई दे रहे हैं, ये भी बात कही थी उन्होंने। समर क्षेत्र में केवल उसकी हुंकार सुनाई दे रही, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। देखिए यहाँ पर कहाँ है, ये हमारा फोर्थ वाला, पहला, तीसरा और चौथा हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं गा, कथन और कारण आधारित प्रश्न है। कथन ए है, कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच गई है, बात सही है। कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है, भीषण आक्रमण किया है तभी उनकी सेना में भगदड़ मचा है। तो यहाँ पर कथन ए और कारण आर दोनों सही है। तो कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो तीसरा यहाँ पर सही है। चलिए, अब घा और आ आपका क्या रहेगा, जो है वर्णात्मक प्रश्न करेंगे, जो कि 2-2 मार्क्स के रहेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा गूढ़ वचन बताया? उन्होंने क्या कहा था कि मैं बहुत तुम दोनों को देखता आया, लेकिन मैं कहीं अर्जुन से कहीं ज्यादा योद्धा किसको मानता हूं? कर्ण को मानता हूं, है ना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह गूढ़ वचन बताया कि अर्जुन तथा कर्ण दोनों की वीरता को जानते हैं, वह दोनों के बल से परिचित है, परंतु मन ही मन वह कर्ण को अर्जुन से बड़ा वीर मानते। तो ये बात उन्होंने कही थी। दूसरा प्रश्न है, कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर कृष्ण के बारे में क्या सोच रहे थे? अब कर्ण जो है, कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर कृष्ण उसके बारे में क्या सोच रहे थे? कृष्ण सोच रहे थे कि संसार में क्या कोई और ऐसा वीर है जो कर्ण की बराबरी कर सके, उसे युद्ध में पराजित कर सके। ये बात उन्होंने आखिरी पंक्तियों में कही थी। तो यहां खत्म हो गया हमारा खंड का। अब खंड का के बाद आता है हमारा खंड खा। खंड का हमारा 14 मार्क्स का हो जाएगा, जिनमें 7 मार्क्स का आपका अपठित गद्यांश रहेगा और 7 मार्क्स का आपका अपठित पद्यांश रहेगा, और इनमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आएंगे। अब आते हैं खंड खा, जो कि रहेगा हमारा व्यवहारिक व्याकरण, और ये हमारा आएगा 16 मार्क्स का। कितना? 16 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपके खंड खा में आपके पास 4 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6। हर क्वेश्चन में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 में से सिर्फ आपको 4 प्रश्न करने। और व्यवहारिक व्याकरण के जो आपके 4 टॉपिक हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा है वाच्य, तीसरा है पद परिचय और चौथा है अलंकार। इसी पे आधारित आपके पास प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से, क्योंकि भाई पिछली बार तो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे थे व्याकरण में, लेकिन अब की आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब की आपके पास अति लघु या लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब ये कैसे प्रश्न आएंगे, देखिए।
निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब 5 प्रश्न दिए गए हैं, 4 के उत्तर देने हैं। 4 प्रश्न 1-1 नंबर के, तो 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, हर प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिल रहा है। देखिए क्या है, हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। सरल वाक्य में बदलिए तो क्या होगा। अब यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए, हमें सरल में बदलना है। हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे, तो इस तरीके से ये बदल जाएगा सरल वाक्य में। नेक्स्ट है, जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। ठीक है, अब इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। अब ये वाक्य जो ऑलरेडी दिया है ना, जब जाड़ा आता तब, तो ये एक मिश्र वाक्य में दिया गया है ना। अब इसे बदलना किस में है, संयुक्त वाक्य में। देखिए, जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त, क्योंकि यहाँ पर हमने और लगाया और जब और तब जैसे जो हमारे पास अव्यय लगे थे उन्हें हमने हटा दिया, क्योंकि ये अव्यय आपके मिश्र वाक्य में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं गा। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। ठीक है, आश्रित उपवाक्य छाट कर उसका भेद भी लिखिए। अब आश्रित उपवाक्य क्या है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। आश्रित उपवाक्य का भेद है विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब देखिए क्या, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है। अब यहाँ पर जो नरकट है उसकी विशेषता क्या है, वो डुमराव में सोन नदी में पाई जाती है, इसलिए ये विशेषण आश्रित उपवाक्य। मेन क्या है, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, ये मुख्य उपवाक्य। ठीक है, अब आ जाते हैं घा। खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मुंद गई। ठीक है, खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मुंद गई। मिश्र वाक्य में बदलिए। अब ये वाक्य जो हमारे पास दिया गया है ऑलरेडी, ये एक सरल वाक्य है। क्या है, सरल वाक्य। अब कहेंगे जैसे, अब इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे कैसे, जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया वैसे ही उनकी पलकें मुंद गई। तो यहाँ पर जैसे और वैसे जैसे अव्यय लगाने से हमने इसे मिश्र वाक्य में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है और उसी के थापों पर सोती है। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद होगा। देखिए क्या, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है, तो ये वाक्य अपने आप में पूर्ण लग रहा है और लगा हुआ है जो कि एक समुच्चयबोधक अव्यय है, तो इस तरीके से ये हो जाता है एक संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 4 में। तो पहला हमारा रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद रहे। अब दूसरा हमारा वाच्य आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न करने होंगे आपको और जो मिलेंगे जिसके लिए आपको 4 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। ठीक है, कर्मवाच्य में बदलिए। अब वह की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें अब यहाँ पर कर्मवाच्य, तो उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य में तब्दील। नेक्स्ट आते हैं, नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए गए। अब यहाँ पर जो ये है ना, इसे कर्तवाच्य में बदलना है। अब ये ऑलरेडी हमारे पास कर्मवाच्य में दिया गया, देखिए यहाँ पर द्वारा लगा है ना, तो ये किसमें, कर्मवाच्य में दिया गया। कर्तवाच्य में निकलेंगे तो क्या होगा, हमें ने यहाँ पर लगाना पड़ेगा द्वारा हटा के, है ना। नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलना शुरू कर दिया, तो ये कर्तवाच्य में, जो क्योंकि कर्तवाच्य में हमारे पास क्या रहता है, कर्ता के साथ हम हमेशा ने लगाते हैं। ठीक है, ने कारक हमारा लगता है, क्योंकि कर्तवाच्य कर्तावाच्य की जो पहचान है वो ने से ही। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर गा। बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते। अब इसे भाव्यवाच्य में बदलना है, तो क्या होगा, बिना सहारे दादाजी से चला नहीं जाता। ठीक है, देखिए बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी एक चीज है, दादाजी अब चल नहीं पाते, तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि दादाजी पर क्रिया डिपेंडेंट है, लेकिन अब हमें क्रिया को भाव पर डिपेंड करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चला नहीं जाता। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की। वाच्य पहचान कर भेद बताइए। अब क्या, स्वयं प्रकाश जी ने, यहाँ पर ने लगानी है, उसे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये कर्तवाच्य हो जाएगा। हमेशा देखिएगा कर्ता के साथ अगर ने आपके पास कारक है तो सीधे वो कर्तवाच्य,
अगर द्वारा लगा है तो वो भाववाच्य भी हो सकता है और कर्मवाच्य भी हो सकता है। अब इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप उसके बाद जाओगे क्रिया पर। अगर द्वारा लगा हुआ है तो फिर पहचानने के लिए कहाँ जाओगे, क्रिया पर। क्रिया को देखोगे कि सकर्मक है या अकर्मक है। अब सकर्मक अकर्मक कैसे पता करोगे, सिंपल, क्रिया के साथ क्या लगाकर उत्तर देना, प्रश्न करना। अगर उत्तर मिल जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया, और अगर अकर्मक क्रिया है तो वो भाववाच्य में, सकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य में। ठीक है। कर्म की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। यहां क्या दिया गया है, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। अब हमारे पास पद परिचय आधारित 5 प्रश्न दिए गए, सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं, तो इसके लिए हमें मिलेंगे कितने, 4 मार्क्स। ठीक है, तो हर प्रश्न का हमें 1 नंबर ही मिल रहा है। देखिए, अब जो रेखांकित पद है उनका परिचय करना है। जैसे देखिए, पान वाला नया पान खा रहा था। अब नया क्या है, नया बता रहा है पान की विशेषता। ठीक है, तो ये तो हो गया ये विशेषण। अब वो उसके गुण को बता रहा है तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। पान पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा, और पान इसका विशेष्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब इसका पद परिचय अंडरलाइन क्या है, खरीदे होंगे। अब खरीदे होंगे तो सीधे सीधे क्या है, क्रिया है। अब ये कौन सी क्रिया है, क्या लगाओ, उत्तर मिला, बिल्कुल, खीरे खरीदे, तो ये एक सकर्मक क्रिया है, क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। खीरे पुल्लिंग होता है इसलिए यहां पर आपका ये भी पुल्लिंग है। बहुवचन है, खरीदे होंगे। ठीक है, और खरीदे होंगे यानी कि पहले खरीद चुके हैं, तो ये हो जाएगा भूतकाल। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। विद्यालय के साथ ही एक डाकघर है। अब के साथ, विद्यालय का संबंध डाकघर और बाकी पदों के साथ किस चीज से स्थापित हो रहा है, के साथ। तो के साथ क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो देखिए क्या है, संबंध बोधक अव्यय है, घर और डाकखाने के बीच जो है संबंध दर्शा रहा। नेक्स्ट आते हैं, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। अब चूंकि देखिए वह के बाद, वह के नीचे अंडरलाइन है, तो वाह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा, आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक, प्रशंसा सूचक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वे बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। क्या है, वे बहुत संवेदनशील, कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। ठीक है, अब यहां पर वे में क्या आएगा, देखिए वे, ये वे क्या है, सर्वनाम हो जाएगा, साथ ही वो बहुवचन हो जाएगा, अन्य पुरुष है। ठीक है, तो देखिए वे सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब वे जो है व्यक्ति थे। ठीक है, ये आदरार्थक बहुवचन है, ऐसे बहुवचन नहीं है, वो आदरार्थक बहुवचन है। क्यों, क्योंकि हम किसी को आदर के रूप में बहुवचन में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे बहुवचन नहीं है, वो है एक ही व्यक्ति और कर्ता कारक। ठीक है, तो यहां पर अब हमारा पद परिचय आधारित भी प्रश्न खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने 6 प्रश्न पर। 6 प्रश्न हमारा व्याकरण का चौथा हमारा जो रूप है। हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखे, जिनमें हमें 4 नंबर मिलेंगे। 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, 4 नंबर मिलेंगे। वाच्य में भी सेम हमें 5 प्रश्न दिए होंगे, 4 प्रश्न करने होंगे, 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद पद परिचय में भी आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे, 4 प्रश्न करने होंगे और 4 नंबर मिलेंगे। सेम एज इट इज आपके साथ अलंकार में होगा। अलंकार आधारित 5 प्रश्न दिए रहेंगे, 4 प्रश्न करने होंगे और आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए क्या है का, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों की रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार की पहचान करिए। अब रेखांकित जो है उसमें बताना होगा। ठीक है, चलिए, सहस्त्र बाहु सम रिपु मोरा। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं सम, सम यानी कि सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु होगा। तो यहां पर सम लगा होने से एक तो यहां पर उपमा दी जा रही है, ये बताया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, और साथ ही साथ सम जैसा शब्द लगे होने से हमें ये समझ में आ गया कि ये एक उपमा अलंकार है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि आपने शब्दा अलंकार 9th में पढ़ा है और अर्थ अलंकार आप पढ़ रहे हो 10th में। क्वेश्चन दोनों से आएंगे, ये नहीं है कि 9th वाला 9th में रह गया, 9th वाला भी यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, खा
आते हैं छुअत टूट रघुपति ना दोषु। अब यानी कि इन्होंने, अब इसका अर्थ क्या है, छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति अर्थात राम का कोई दोष नहीं है। अब यहाँ पर अतिशयोक्ति, राम जी की प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण जी ने इसे बहुत ज्यादा बोल दिया है, क्योंकि वो धनुष उनके छूने मात्र से नहीं टूटा था, वो तो उन्होंने उठाया था और जब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे झुकाया तो वो टूट गया था, है ना। तो सिंपल यही है कि यहाँ पर उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कही है, इसलिए यहाँ पर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट आते हैं बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब बूढ़ा पीपल जो कि प्रकृति है, जुहार करना मानवीय लक्षण है, इसलिए यहां पर क्या हुआ, मानवीयकरण अलंकार। नेक्स्ट आते हैं तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोही लगी बुलावा। अब यहाँ पर है तुम्हें तो कालु हाक जनु लावा, तो यहाँ पर आप कहते तुम तो मान लो कि काल को बार बार हाक कर मेरे लिए लेकर आ रहे हो, तो मुझे जिस तरीके से बोल रहे हो जैसे लग रहा है मेरे लिए काल अर्थात मृत्यु को बार बार बुलाकर लेकर आ रहे हो। तो यहाँ ज्यों शब्द आ गया है, इसलिए देखिए यहाँ पर है जनु, तो इसलिए यहाँ पर हो गया सपोज करने की बात, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब यहाँ पर रघुकुल भानु, रघु कौन हुए, रघु राजा रघु, कुल मतलब उनका कुल, भानु मतलब सूर्य, तो यहाँ रघुकुल भानु जो है वो बढ़त देखी जल सम वचन बोले, तो यहाँ रघुकुल भानु किसके लिए बोला गया है, श्री राम जी के लिए, इसलिए यहाँ पर रघुकुल भानु और राम जी को सिमिलर किया गया, इसलिए यहाँ पर होगा रूपक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में अभी तक 2 खंड खत्म हुए। पहला खंड था हमारा अपठित बोध, जो कि 14 नंबर का था, जिसमें 7-7 मार्क्स के एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश आएगा, जिसमें आपके पास में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न रहेंगे। फिर आते हैं हमारा खंड खा। खंड खा में हमारे पास में क्या आया, वो था हमारा व्यवहारिक व्याकरण। ठीक है, वो हमारा क्या था, व्यवहारिक व्याकरण। अब व्यवहारिक व्याकरण में हमने देखा कि हमारे पास सभी अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए, हर प्रश्न के लिए 1-1 नंबर का हमें 1-1 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो ये व्यवहारिक व्याकरण हमारे पास में था 16 मार्क्स का। तो अपठित गद्यांश वाला जो अपठित बोध यानी कि खंड का और खंड खा मिलाकर हमने 30 नंबर का पेपर यहाँ पर देख लिया। अब टोटल है 80 मार्क्स का, तो अब हमारे पास कितना बच रहे हैं, 50 मार्क्स। ठीक है, तो अब ये 50 मार्क्स हमारे किसमें आएंगे, हमारे उसमें क्या नाम, एक तो हमारा खंड गा हो जाएगा जो दोनों पुस्तकों पर आधारित है, और दूसरा हमारा नेक्स्ट खंड घा हो जाएगा जो कि रचनात्मक लेख पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या दिया गया है। देखिए अब हम आ गए खंड गा में। खंड गा में हमारी पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक यानी कि क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से अब प्रश्न आएंगे। तो इसके अंदर हमारे पास कितने 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 2 प्रश्न आपके क्षितिज बुक के काव्य खंड के रहेंगे, 2 रहेंगे क्षितिज बुक के गद्य खंड के, और 1 रहेगी हमारी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 2 से प्रश्न। तो ये हो जाएंगे 5 प्रश्न। अभी इनमें मार्क्स किस तरीके से मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारी जो बुक है ना क्षितिज भाग 2, सिर्फ उसी से हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखिए कैसे दिए गए, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये 5 नंबर का होगा, यानी कि अब हमारे पास में जो हमारा गद्य खंड है जिसमें हमारे पास 6 अध्याय दिए गए हैं, उन 6 अध्यायों में से किसी भी चैप्टर से एक गद्यांश आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, अब इन 6 गद्यांश में से जो भी क्या कहते हैं, जो 6 चैप्टर में से जो भी एक चैप्टर रखा जा रहा है, उसमें से जो भी गद्यांश रखा गया उस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, गद्यांश आधारित ही 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं और हर प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलने वाला। चलिए तो पहले गद्यांश पढ़े। देखिए क्या, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। तो ये कौन सा चैप्टर हो गया हमारा, नौबत खाने में इबादत से। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। कौन रहते हैं, बिस्मिल्लाह खां।
अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से बिस्मिल्लाह जी जो होते थे वो अपना शहनाई वादन करते समय जो है संकट मोचन मंदिर की और पर किस तरीके से अपनी श्रद्धा प्रकट करते थे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इस पे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे। देखिए, काशी के संकट मोचन मंदिर में आयोजित संगीत आयोजन की विशेषता है। कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब हमें उचित विकल्प देखना है तो पहले तो कथन पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, यह आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पर होता था, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यह आयोजन 5 दिनों तक चलता था, ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, यह प्राचीन संस्कृति है। और अगला है शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन होता है। तो ये जो प्राचीन संस्कृति है ये बात उन्होंने मेंशन नहीं करी है इसमें, तो ये बात ठीक है। ये चीज यहाँ पर इन्होंने बोला है ना कि देखिए जयंती के अवसर पर 5 दिनों तक शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायन की उत्कृष्ट सभा होती थी। इसमें अब यहाँ पर प्राचीन होने वाली बात कहीं पर नहीं थी, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायन वादन होता था। तो ये तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कथन 1, 2 और 4 सही है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा प्रश्न है खा, कथन और कारण आधारित है। कथन है, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। बिल्कुल, वो एक मुसलमान होते हुए भी बाहर थे, हिंदू संस्कृति की पूरी तरीके से आस्था करते थे और उसमें विश्वास भी करते थे। कारण है, अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी, तो इसीलिए उन्हें मिली जुली संस्कृति कहा गया। तो कथन सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर तीसरा देखिए, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता, तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम आ जाते हैं तीसरा यानी कि गा क्वेश्चन। काशी से बाहर के कार्यक्रमों में बिस्मिल्लाह खां किनके प्रति अपनी आस्था प्रकट करते थे? किनके प्रति प्रकट करते थे? काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति। काशी की अद्भुत और प्राचीन परंपरा कौन सी है? वो है संगीत आयोजन की। किसकी है? संगीत आयोजन की। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस गद्यांश का मूल भाव क्या है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब 4 ऑप्शन में से हमें उचित विकल्प ढूंढना है। देखते हैं, काशी की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाना, बिल्कुल है, सही है। बिस्मिल्लाह खां के सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाना, नहीं, ये बात भी काफी हद तक सही है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि मुसलमान होते हुए भी वो बालाजी और काशी विश्वनाथ के प्रति अपनी आस्था किस तरह प्रकट करते थे, तो उनकी सांस्कृतिक सद्भावना को भी दर्शाया गया है। बिस्मिल्लाह खां के संगीत के प्रति आसक्ति को नहीं, ये बात नहीं दिखाई गई इस गद्यांश में। बिस्मिल्लाह खां के काशी के प्रति प्रेम को दर्शाया गया नहीं, यहाँ पर उनके बालाजी और काशी विश्वनाथ के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है, काशी के प्रति प्रेम को नहीं दर्शाया जा रहा। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ हम लगा रहे हैं नंबर 1। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8, जहां पर अब हमारे इन्हीं गद्यांश, ये जो गद्य खंड है ना हमारी क्षितिज बुक का, इसी पर आधारित हमसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 चैप्टर है हमारे पास गद्य खंड के, उन 6 चैप्टरों में से आपके पास 4 प्रश्न रखे जाएंगे और 4 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न करने हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आप कितने में देंगे? 25 से 30 शब्दों में। मैंने हर समय आपको वर्ड लिमिट जरूर बताई है, तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा। 25 से 30 शब्दों में इनके आंसर लिखने पड़ेंगे आपको। और हाँ, जो भी आप प्रश्न का उत्तर देंगे उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो जब एक प्रश्न के लिए 2 मिलेंगे तो 3 प्रश्न के लिए आपको कितने मिलेंगे? 6 नंबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से 3 into 6, 3 into 2 = 6 हो जाए। ठीक है, देखिए, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 3 शब्दों में देने हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन देखिए क्या है, कैप्टन के प्रति पानवाले ने क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी, इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो अब चूंकि ये एक क्या कहते हैं सैंपल पेपर है, तो यहाँ पर आपको आंसर एक्सप्लेन नहीं किए गए, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उन पॉइंट्स के आधार पर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है, चूंकि ये एक सैंपल पेपर है, सीबीएसई का मॉडल सैंपल पेपर है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो है ना चीज को समझाने की कोशिश करी जा रही है कि किस किस तरीके से प्रश्न आएंगे। उत्तर में आपको जो है सिर्फ पॉइंट्स दिए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उत्तर पॉइंट्स में लिखने हैं, आपको पूरा उत्तर डिटेल में लिखना पड़ेगा 25 से 30 शब्दों में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनमें से आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स के हिसाब से इसे एक्सप्लेन करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। कैप्टन के प्रति पानवाले ने टिप्पणी की थी, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। अब उसकी यह टिप्पणी व्यंग्य भाव से परिपूर्ण थी, नैतिक मूल्यों के विरुद्ध थी, क्योंकि किसी अपाहिज का इस तरीके से और उसकी देशभक्ति की भावना का इस तरीके से मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति का उड़ाया गया उपहास है, जो कि बहुत ही अनैतिक है, अमानवीय है, सर्वदा अनुचित ही नहीं अभद्रता का भी प्रतीक है। ऐसी टिप्पणियां करना अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार को दर्शाता है। एक तो ये अच्छा अशोभनीय है और दूसरा ये क्या है, अनुचित व्यवहार को जो है दर्शा रहा है, यानी कि इस तरह का व्यवहार किसी मनुष्य के साथ करना अच्छा नहीं होता। फिर है, जबकि ऐसे देश प्रेमी व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार स्नेह, सहयोग एवं सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने ये पॉइंट्स दे दिए, अब इसका उत्तर अगर आपको बनाओगे तो किन्हीं 2 पंक्तियों का उल्लेख करो। अब इन्हीं में से आपको किन्हीं 2 पॉइंट्स को लेना है और उसको बेसिक में रखकर पूरे आंसर को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको सारे वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे, इसी तरीके से आपको पॉइंट्स में बताया गया और कोई भी उन पॉइंट्स को लेकर आपको पूरा का पूरा आंसर एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया। अब उन्होंने क्या किया सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए, देखते हैं। बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए 2 कार्य किए। पहला है, उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पतोहू से मुखाग्नि दिलाकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किया, क्योंकि महिलाओं को जो अधिकार समाज में प्राप्त नहीं है वो उन्होंने दिलाने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु होने पर पतोहू के भाई को बुलवाकर आदेशात्मक स्वर में कहा, इसकी दूसरी शादी कर देना। इस प्रकार विधवा विवाह के माध्यम से उन्होंने नारियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहा, क्योंकि उस समय जो स्त्री विधवा हो जाती थी उसे बिल्कुल समाज से अलग थलग और बहुत ही कठिनतापूर्ण जीवन जीना पड़ता था। तो वो ये देख रहे थे कि भाई अभी उनकी बहू की ज्यादा उम्र नहीं है, वो अगर दूसरी शादी कर लेगी तो उसका जीवन ज्यादा सही होगा। तो उन्होंने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए ये 2 कार्य किए थे। अब आ जाते हैं तीसरा प्रश्न, देखिए क्या है। लेखिका मनु भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अब शीला अग्रवाल जब से उनकी लाइफ में आई तब से उनके देखने, सोचने, समझने, पढ़ने हर एक चीज का नजरिया बदला। इस तरीके से उनके व्यक्तित्व में जो भी चेंजेस हुए वो काफी हद तक प्रभावित रही अपनी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से। शीला अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साथ की गई लंबी बहसों ने लेखिका को साहित्य समझने की दृष्टि प्रदान करी। अनेक महत्वपूर्ण लेखकों को पढ़ने का सुझाव देकर मनु के चिंतन और मनन को संवारा, उन्हें साहसी और आत्मविश्वासी बनाया, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार बनाया। उनकी जोशीली बातों से ही लेखिका की रगों का खून लावा में बदल गया। उन्होंने मनु की व्यक्तित्व को निखार कर असाधारण बनाया। अब इन्हीं में से किन्हीं 2 बिंदुओं का आपको मतलब कुछ भी आप थोड़े से 2 पॉइंट उठाइए, क्योंकि हमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि हमें लिमिट दी गई है 25 से 30 शब्दों में। तो कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे और यहाँ पर मनु भंडारी की भूमिका, मनु भंडारी के जो व्यक्तित्व में जो चेंजेस आए उसमें शीला अग्रवाल की भूमिका को आप प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए अब चौथा प्रश्न है, क्योंकि भाई 4 प्रश्न दिए गए, करने हमें सिर्फ 3 प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए, आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। अब ये हमारा चैप्टर है संस्कृति का। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी जो कि न्यूटन के द्वारा खोजे गए गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के ऊपर काम करता है।
इसलिए वो न्यूटन से ज्यादा जानता है, लेकिन वो तब भी एक सभ्य कहलाएगा, संस्कृत सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस विद्यार्थी ने किसी नई चीज की खोज नहीं करी है, वो दूसरों द्वारा खोजी गई चीज को ही आगे लेकर जा रहा है। संस्कृति पाठ के आधार पर न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार करने के कारण संस्कृत मानव था। आज के विद्यार्थी ने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर न्यूटन की तरह नया आविष्कार नहीं किया है, यानी कि उन्होंने कोई नया आविष्कार नहीं किया, जो आविष्कार किया गया था उसी को आगे लेकर वो जा रहे हैं। अतः वह न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं, सभ्य कहे जाएंगे पर सुसंस्कृत नहीं कहे जाएंगे। आज का विद्यार्थी न्यूटन के सिद्धांत के साथ साथ अन्य बातों का भी ज्ञान रखता है। तो न्यूटन ने जो सिद्धांत खोजा उसके बारे में तो वो जानते हैं, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी चीजों को जानते हैं जो शायद न्यूटन नहीं जानता। इस आधार पर आज के विद्यार्थी को अधिक सभ्य तो कह सकते हैं परंतु सुसंस्कृत नहीं कह सकते। तो इस आधार पर आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 9। ठीक है, तो 7 और 8 हमने देख लिया। प्रश्न संख्या 7 में हमारे पास गद्य खंड, क्षितिज बुक के गद्य खंड पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे गद्यांश पर। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हमारे पास में आया वो था प्रश्न संख्या 8। क्या था? प्रश्न संख्या 8, जिसमें हमने किया अपना जो वर्णात्मक प्रश्न थे। तो गद्य खंड पर आधारित जो हमसे वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए थे वो हमने किए। 4 प्रश्न पूछे गए थे जिनमें से हमें 3 प्रश्न करने थे। हर प्रश्न के लिए हमें 2-2 मार्क्स मिलेंगे। अब सेम एज इट इज हमारे पास क्या रहेगा? प्रश्न संख्या 9 और 10। प्रश्न संख्या 9 में हमारे काव्य खंड पर आधारित जो है वो प्रश्न आएंगे। तो इसमें प्रश्न संख्या 9 में जो हमारा काव्य खंड है उसके 6 चैप्टर में से आपके पास में किसी भी अध्याय से एक काव्यांश रखा जाएगा। उस काव्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। फिर आएंगे हम प्रश्न संख्या 10 में, जिसमें हमारे काव्य खंड पर आधारित इन 6 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 3 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो जब आप 3 प्रश्न करोगे तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या दिया गया है। निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा हमारे पास में। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रश्न के लिए 1 नंबर रहेगा। उधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेह तकातय नाही मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यो जल महा तेल की गागरी, ई बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देखिए यहाँ पर हमारा पहला जो चैप्टर है ना सूरदास के पद, उनसे लिया गया है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? गोपियां उद्धव को क्या कह रहे हैं? तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, अपरत सनेह तगाते नाही मन अनुरागी। यानी कि तुम जो हो श्री कृष्ण के इतने पास रहकर तब भी उनके प्रेम से अनुरागी नहीं बन पाए। तुम उस तरीके से हो जैसे कमल का पत्ता पानी में भी रहकर कभी भीगता नहीं है। तुम उस कमल तेल से भरी गागर के समान हो जो पानी में डुबो दी जाए तो भी वो लेश मात्र भी गीली नहीं होती, है ना। तो क्या कह रहे हैं? प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि रूप न परागे। तुमने जो है श्री कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम रूपी नदी में अपने पैर तो डालने की बात दूर, तुमने उस नदी के ऊपर अपनी दृष्टि तक नहीं डाली। सूरदास हम भोली, तुम गुर चाटी। तो क्या कह रहे हैं? सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां अपने आप को बहुत ही भोली कह रही हैं, क्योंकि हम उन चींटियों की भांति हैं जो जानती हैं कि गुड़ से चिपककर उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तब भी वो उसी के प्रति आकर्षित रहती है। उसी तरीके से हम भी जानते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में पड़कर हम अपने प्राण भी दे सकते। ठीक है, अब इस पर आधारित 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए क्या है? उपर्युक्त पद में वक्ता और श्रोता कौन है? तो इसमें वक्ता है गोपियां और श्रोता है उद्धव। ठीक है, तो यहां पर आपका सेकंड, गोपियां और उद्धव। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पंक्ति में किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं स्थितियां। पहले हैं उद्धव के दुर्भाग्यशाली होने की ओर संदेश है।
बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां उनको भाग्यशाली कहा जा रहा है, मगर ये उनके ऊपर व्यंग बाण है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई आप दुर्भाग्यशाली हैं कि आप श्री कृष्ण के प्रेम से छूते नहीं रहे, है ना। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते उद्धव के सौभाग्यशाली होने की ओर है, नहीं। कृष्ण के प्रेम से प्रभावित होने की ओर है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं कृष्ण के प्रेम से अप्रभावित होने की ओर है, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला और चौथा सही है, ठीक है। तो यहां पर हम ऑप्शन देख रहे हैं लास्ट, यानी कि फोर्थ वाला हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण आधारित प्रश्न है। गोपियों ने व्यंग करते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है, बिल्कुल सही कहा है। कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। कृष्ण के पास रहकर उद्धव तब भी श्री कृष्ण के प्रति अनुरागी नहीं हो पाए, इसी चीज को उन्होंने व्यंग के रूप में इस्तेमाल किया है। तो कथन सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 4, यानी कि कहा है गुड़ चाटी ज्यों पागी, पंक्ति में कौन किसका प्रतीक है। तो गुड़ का मतलब क्या होता है, गुड़ होता है। तो गुड़ यहाँ पर किसका प्रतीक है, वो गुड़ है, बिल्कुल सही है। चाटी ज्यों पागी, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। गुड़ यहाँ जो है, गुड़ अर्थात गुड़ जो है वो श्री कृष्ण का प्रतीक, यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। और चाटी मतलब चींटी जो है वो गोपियों का प्रतीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। गुड़ का नहीं, यहाँ पर ये भी नहीं है। गुड़ श्री कृष्ण का है, चाटी उद्धव का नहीं। गुड़ या श्री कृष्ण का और चाटी गोपियों का, बिल्कुल सही। चाटी मतलब चींटी जो है वो गोपियों का प्रतीक है। तो यहाँ पर नंबर 4 वाला ऑप्शन सही। चलिए अब नंबर 5 पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है। सही विकल्प का चयन कीजिए। अब उन्होंने 2 चीजों से करी थी। किससे करी थी, कमल के पत्ते से करी थी और तेल की भरी गागर से करी थी, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से, बिल्कुल सही है। जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से, ये भी सही है। गुड़ में चिपकी वाली चींटी से, नहीं। कृष्ण के प्रति प्रीति नदी में पांव डुबोने से, नहीं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है। तो देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर कथन संख्या दूसरा देखिए, कथन 1 और 2 सही है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 10, जहां पर हम देखने वाले हैं इसी काव्य खंड पर आधारित वर्णात्मक प्रश्नों को, जिन पर हमसे पूछे जाएंगे 4 प्रश्न, करने होंगे 3 प्रश्न। हर प्रश्न का उत्तर आप देंगे 25 से 30 शब्दों में। एक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो 2 प्रश्न के लिए हो जाएंगे आपके, 3 प्रश्न के लिए आपको मिल जाएंगे 6 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है। निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको चूंकि 3 करने हैं तो 3 into 2 है, यानी कि 3 प्रश्न 2-2 मार्क्स के, 6 मार्क्स का ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब पहला प्रश्न है, शक्ति और साहस के साथ विनम्रता हो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आलोक में लिखिए, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो देखिए, शक्ति है, साहस है, लेकिन साथ में विनम्रता रहती है, तो सभी आपको बहुत प्रिय हो जाते हैं, सब आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। और कभी भी हमें अपनी शक्ति और साहस पे घमंड नहीं आ पाता। घमंड नहीं आता तो हम उसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते, दूसरों का उपहास नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर देखिए, शक्ति और साहस के साथ विनम्रता का होना आवश्यक है। विनम्रता के अभाव में शक्ति और साहस अनियंत्रित हो सकते हैं, जिसका परिणाम विनाशकारी होता है, क्योंकि हमें घमंड आ जाएगा तो वो अनियंत्रित तो हो ही जाएगा, है ना। विनम्रता का ना होना अहंकार को जन्म देता है। हमें अहंकार, भाई मैं इतनी शक्तिशाली हूं, तो ये एक अहंकार हो जाता है। जैसे परशुराम और लक्ष्मण में विनम्रता का अभाव था, इसीलिए उन्हें सभा के विरोध का सामना करना पड़ा था। पूरी सभा उनका विरोध कर रही थी, कभी परशुराम का तो कभी लक्ष्मण का, है ना। जबकि राम में शक्ति और साहस के साथ विनम्रता भी थी, इसलिए सभा ने उनका सम्मान किया था। राम जी को सभी लोग बहुत पसंद कर रहे थे, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, साहस था, लेकिन साथ ही साथ विनम्रता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता के आधार पर उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिनका उल्लेख कभी अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहता। वो चीजें जो अपनी आत्मकथा में वो लिखकर नहीं बताना चाहता। अपनी कमजोरियों को, उन लोगों को जिन्होंने उसको ठगा है, अपनी प्रेम कथा को,
इन सबको वो नहीं बताना चाहता, है ना। कभी अपनी आत्मकथा में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख नहीं करना चाहता। वह अपनी सरलता जो उसके दुखों का कारण रही है का उल्लेख नहीं करना चाहता। वह अपने जीवन में की गई ना तो भूलों को दिखाना चाहता है और ना दूसरों के छल कपट को। वह अपनी प्रेयसी के साथ बिताए सुखमय पलों को सबसे नहीं कहना चाहता। वह अपने जीवन के दुर्बल पक्षों का भी उल्लेख नहीं करना चाहता। तो ये चीजें, इनमें से कोई भी आप 2 बिंदुओं को उल्लेखित कर सकते हैं कि कभी ये चीजें नहीं बताना, या आप ऐसा भी कर सकते हो सारी चीजों को बताओ लेकिन उन्हें कॉमा करके भी लिख लिख के बता दो, लेकिन 25 से 30 शब्दों के अंदर रहना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न। चिर प्रवासी में इतर में अन्य कवि ने स्वयं को चिर प्रवासी, इतर और अन्य क्यों कहा है? यह दंतुरित मुस्कान के आधार पर बताइए। क्योंकि उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी, वो अक्सर जो है वो घर के बाहर ही रहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने को चिर प्रवासी कहा, है ना। कवि नागार्जुन अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण प्रवासी जीवन व्यतीत करते थे। अधिकांश समय अपने घर से दूर रहे, जिस कारण वे अपने शिशु के लिए अपरिचित हो गए, ठीक है। अब चूंकि भाई अगर आप घर में नहीं रहोगे तो बच्चा आपको पहचान तो पाएगा नहीं, तो इसी तरीके से उनका बच्चा भी उनको पहचान नहीं पाता था। कवि एक अतिथि की तरह बहुत दिनों पश्चात लौटे थे। अब वो जब गए थे उसके बाद बहुत दिनों बाद आए थे, तो उनका बच्चा उनको पहचान नहीं पा रहा था। अपनी इसी स्थिति के कारण वे स्वयं को अन्य इतर अतिथि कह रहे हैं। ये उनके अंतर मन की पीड़ा और व्यथा को प्रदर्शित कर रहा है। अब अंतर मन की पीड़ा और क्या है, क्योंकि उन्हीं का बच्चा उनको नहीं पहचान पा रहा है, तो भाई उनको तो पीड़ा होगी ही, तकलीफ भी होगी। इसी बात को उन्होंने इसके माध्यम से बयां किया है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन पे। 3 करने थे तो 3 तो हमारे हो गए, लेकिन अब उसमें ऑप्शन में जो नेक्स्ट है वो तो बताएंगे। वर्तमान में संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। आज के समय में जो संगतकार जैसे व्यक्ति हैं जो हमें हमारे कामों में आगे बढ़ने के लिए बैक एंड सपोर्ट देते हैं, उनकी महत्ता को समझाना है। संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता हर काल में रही है और रहेगी। संगतकार की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका होती है। ऐसे व्यक्ति समाज के हर छोटे बड़े कार्य में सहायक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्रसिद्ध या महान व्यक्तियों की सफलता में स्वयं को पीछे रखकर अपनी मनुष्यता का परिचय देते हैं, ठीक। ये सदैव अपने त्याग से दूसरों को आगे बढ़ाने में सहायक बनते हैं। इनकी उपयोगिता सुदृढ़ नींव जैसी होती है, यानी कि एक जो बहुत ही मजबूत नींव होती है उसकी तरह होती है। तो इनमें से कोई भी आप 2 पंक्तियां जो हैं 2 बिंदुओं पर पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो आंसर, ठीक। चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी पूरक पुस्तिका पर। पूरक पुस्तिका हमारी कौन सी है? कृतिका भाग 2। उसमें कितने 3 अध्याय दिए गए। अब उन्हीं में से क्या है, अब आपके सामने रखे जाएंगे 3 प्रश्न। देखिए क्या है, पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में देने हैं, जिसके लिए 2 into 4 यानी कि 8 मार्क्स मिलेंगे। अब क्या है देखिए, अब आपके पास आपकी जो बुक है कृतिका भाग 2, उसमें 3 अध्याय दिए गए हैं। इन 3 अध्यायों में से आपको 3 प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने, और इन 2 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है 50 से 60 शब्दों में, यानी कि ये हो गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एक प्रश्न के लिए आपको मिल रहे हैं 4 नंबर, तो जब 2 प्रश्न करोगे तो आपको कितने मिलेंगे? 8 नंबर, ठीक है, समझ गए। तो चलिए यहाँ 3 प्रश्न दिए हैं प्रश्न संख्या 11 में, जो हमारी बुक कृतिका भाग 2 से दिए गए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर आपको आंसर एक्सप्लेन करना होगा, और ये एक्सप्लेनेशन रहेगा 50 to 60 वर्ड्स का, ठीक है। माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज का चित्रण करते हुए वहां की जीवन शैली का उल्लेख, तत्कालीन यानी कि उस समय, जिस समय की एक कहानी है, ठीक है। शांत, प्राकृतिक और आत्मीयता से परिपूर्ण वातावरण है, सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन शैली है, पारिवारिक संबंधों में घनिष्ठता है, सामूहिकता है, प्रकृति से निकटता है, शारीरिक खेलों की प्रधानता है, खेल मनोरंजन के सरल और सुलभ साधन है। तो किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है,
तो देखिए 4 बिंदु कोई भी आप ले लीजिए, यहाँ पर बताइए कि भाई प्राकृतिक वातावरण है, वहां पर खेल की प्रधानता है, शारीरिक है, प्राकृतिक निकटता है, ये सब चीज कोई भी 4 लेकर आप पूरे आंसर को एक्सप्लेन करिए, जो कि रहेगा 50 से 60 शब्द। प्रश्न संख्या 2 यानी कि खा है, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने पर लेखिका को परिदृश्य में क्या अंतर नजर आया? सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए। तो जब वो सिक्किम की यात्रा कर रही थी तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रही थी वहां पर निर्जनता बढ़ती जा रही थी, बड़े बड़े पहाड़ थे, कहीं हरे थे तो कहीं बिल्कुल नंगे पहाड़ थे, बर्फ से ढके पहाड़ थे। तो इस तरीके से पल पल जो है वो परिदृश्य वहां पर बदल रहा था। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर लेखिका जो जो ऊंचाई की ओर बढ़ती जा रही थी त्यों त्यों बाजार, लोग और बस्तियां कम होती जा रही थी, यानी कि निर्जनता बढ़ती जा रही थी, अब लोग ज्यादा नहीं दिख रहे थे। चलते चलते स्वेटर बुनने वाली नेपाली युवतियां और कार्टून धोने वाले बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। जो लोग ऊपर सामान पहुंचाते हैं वो अब नहीं दिख रहे थे। घाटियों में बने घर ताश के बने घरों की तरह दिख रहे थे। अब ऊंचाई से जब हम घरों को देखेंगे तो छोटे छोटे से घर दिखेंगे ना, उस तरीके से दिख रहे थे। हिमालय अब अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ दिखने लगा था, बड़े बड़े पहाड़ दिखने लगे थे। रास्ते सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होते जा रहे थे। बीच बीच में रंग बिरंगे खिले हुए फूल दिख रहे थे। अब इनमें से आप कोई भी 4 बिंदुओं के आधार पर 50 से 60 शब्दों में इस आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा प्रश्न है, हिरोशिमा के बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई? मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर। वो उन्होंने कौन सी बताई थी कि जब ये बताया था तो उन्हें ये याद आया था कि किस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी में सैनिक बम गिरा दिया करते थे और जिनसे सैकड़ों मछलियां मर जाती थी, जबकि उनको जरूरत कुछ ही मछलियों की हुआ करती थी, है ना। हिरोशिमा के अणु बम विस्फोट से निकली रेडियोधर्मी तरंगों ने असमय असंख्य लोगों को काल कलवित कर दिया। लेखक ने उस विस्फोट का दुख भोगते हुए लोगों को देखा। यह देखकर भारत की पूर्वी सीमा की घटना याद आ गई कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते थे, जबकि उनका काम थोड़ी सी मछलियों में चल सकता था। इससे जीवों का व्यर्थ ही विनाश हुआ, यानी कि उनको जितनी जरूरत थी उतनी आप पकड़ लेते, लेकिन वो क्या करते थे, जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा मछलियां वो मार दिया करते थे। तो यहां खत्म हो गया हमारा खंड गा। अब हम आ जाते हैं खंड घा पे। ये हमारा चौथा और आखिरी खंड है जहां पर हम करेंगे रचनात्मक लेखन, जहां हमारा अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि आप जो जो चीजें लिखेंगे उस पर किस हिसाब से आपको मार्किंग मिलेगी, ठीक है। क्योंकि भाई इस मॉडल पेपर है तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा कि भाई इसके अंदर ये लिखा जाएगा। आप जो भी लिखोगे उसमें किस पोर्शन पे आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है ये बताया जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए, खंड घा शुरू होता है प्रश्न संख्या 12 से, जहां पर सबसे पहले हमारे पास आएगा अनुच्छेद लेखन, ठीक है। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास में आ रहा है अनुच्छेद लेखन। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 में से कोई भी एक ऑप्शन हमें ऑप्ट करना है। किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है 120 शब्दों में, उसके नीचे संकेत बिंदु दिए गए हैं। आप जो भी करोगे उस पर आपको मिलने वाले हैं कितने, 6 मार्क्स, ठीक है। तो वर्ड लिमिट ध्यान रखिएगा कोई भी एक। तो पहला ऑप्शन है जल बचाओ पृथ्वी बचाओ। इसमें 3 संकेत बिंदु हैं। जल के बिना जीवन असंभव, जल संरक्षण का महत्व है, जल संरक्षण के उपाय, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जंक फूड और युवा पीढ़ी। इसके लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं। जंक फूड क्या है, जंक फूड का बढ़ता चलन, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है समाचार पत्र के नियमित पठन का महत्व। डेली पढ़ने का क्या कहते हैं महत्व होता है ये चीज। अब इस पर आपके पास 3 संकेत बिंदु हैं। ज्ञान का भंडार, पढ़ने की आदत का विकास और जागरूकता, ठीक है। अब इस पर आपको अब ये 3 तो दे दिए, 3 में से एक करना है, लेकिन इसमें आपको किस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे देखिए क्या है। सबसे पहले जब आप भूमिका स्टार्ट करोगे ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है उसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा। फिर जब उसके अंदर जो आप पूरा एक्सप्लेनेशन दोगे विषय वस्तु, तो उसके लिए 3 मार्क्स मिलेगा, जो आपके संकेत बिंदु रहेंगे, ठीक है। निष्कर्ष जो कि जिस पर, क्योंकि हमने आपको अनुच्छेद लेखन लिखना सिखाया जिसमें जहां पर अंत की 2 लाइनों में
आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हो तो उसे हम बोलते हैं निष्कर्ष, उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। और भाषा शुद्धता के लिए, यानी कि भाषा आपकी नॉर्मल बोलचाल की नहीं, जो पत्रचार माध्यम की जो भाषा होती है उसका इस्तेमाल आप करोगे, उसके लिए 1 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये 6 नंबर मिलेंगे अनुच्छेद लेखन के लिए। फिर आते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 13। यहां पर हमारे पास 2 पत्र दिए रहेंगे, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। दोनों में से जो भी आप पत्र करोगे उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक पत्र करना है। देखिए क्या है, आप अनुपमा अनुपम है, आपके क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क पर लाइटें खराब हो गई हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई। इस ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो ये एक औपचारिक पत्र है जो आपको लिखना है 100 शब्दों में। ठीक है, तो इसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। अब ये नहीं करना है तो दूसरा कर लीजिए। क्या दिया गया है, आप अनुपमा या अनुपम है, आपने विद्यालय की भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपने दादाजी को विद्यालय की भाषण प्रतियोगिता की संपूर्ण जानकारी देते हुए 100 शब्दों में पत्र लिखे। अब यहाँ चूंकि आप अपने दादाजी को पत्र लिख रहे हो तो ये एक अनौपचारिक पत्र है जिसे लिखना है आपको 100 शब्दों में। तो दोनों में से जो भी पत्र करोगे उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब ये 5 नंबर मिलेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रारूप, प्रारंभ और अंत की औपचारिकताएं जो हमने आपको बताई हुई है ना, जैसे औपचारिक में सेवा में है, फिर एड्रेस है, फिर उसके बाद में डेट है, फिर विषय है, फिर महोदय है, तो ये है। और अंत की जो ये हो गए। अनौपचारिक पत्र में जो आप एड्रेस लिखते हो, डेट लिखते हो, संबोधन लिखते हो, इन सबको मिलाकर आपको स्टार्टिंग और अंत के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर जो अंदर आप जितनी विषय वस्तु लिखोगे, जो भी प्रॉब्लम्स को आप एक्सप्लेन करोगे और जो भी आप डिमांड पर या बताना चाह रहे हो पत्र में, उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको पत्र में 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 आते हैं। इसमें क्या दिया गया है, यहां पर आपके सामने ऑप्शन में है एक स्ववृत्त है या एक ईमेल है, दोनों में से कोई आपको एक करना है। ठीक है, जो भी आप करोगे उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। देखिए, आप मेधावी या माधव, आपने पत्रकारिता में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है, किसी प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र में पत्रकार का पद रिक्त है, उस पद की योग्यता पत्रकारिता में स्नातक को धारण करते हैं, उक्त पद हेतु समाचार पत्र के प्रमुख 2 आवेदन भेजने के लिए लगभग 80 शब्दों में अपना एक स्ववृत्त तैयार करिए। ठीक है, या तो आप ये करो 80 शब्दों में, या आप मेधावी या माधव हैं, एटीएम कार्ड ना मिलने की सूचना देते हुए संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक को 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। तो आप या तो ईमेल लिख सकते हो। अब दोनों में से जो भी आप करो उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे और दोनों ही 80 शब्दों में लिखने। अब ये 5 नंबर मिलेंगे कैसे, जैसे आप स्ववृत्त लिख रहे हो तो स्ववृत्त में प्रारूप जो उसका फॉर्मेट है उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा, विषय वस्तु के लिए 3 मिलेंगे, भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक मिलेगा। अगर आप ईमेल करते हो तो उसका जो फॉर्मेट है उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा, विषय वस्तु के लिए 3 अंक मिलेगा और शुद्धता भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो आप हर जगह देख रहे हो कि फॉर्मेट को जरूर जो है वो कंसीडर किया जा रहा है, उस पर आपको मार्क्स मिल रहे हैं, तो फॉर्मेट को बहुत ध्यान से देखिए। अब हम आ जाते हैं 15वां प्रश्न, जो हमारी प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। क्या दिया है, यहां पर हमारे सामने एक विज्ञापन है और दूसरा हमारे पास है संदेश। इन दोनों में से हमें कोई एक करना है। ठीक है, जो भी आप करोगे इसके लिए 4 नंबर मिलेंगे। प्रदूषण से बचने के लिए पर्यावरण विभाग की ओर से जनहित में जारी एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। ठीक है, तो 40 शब्दों में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। अथवा आपके कक्षा अध्यापक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्हें बधाई देते हुए 40 शब्दों में संदेश लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों में से जो भी आप एक करोगे उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा और दोनों ही देखिए 40 शब्दों में है। हाँ, अब ये 4 नंबर मिलेंगे किस बेसिस पे, देखिए अगर आप विज्ञापन लिखते हो तो रचनात्मक प्रस्तुति, कितना इनोवेशन आप कर रहे हो, कितना अच्छे से कर रहे हो, उसके लिए 1 अंक, यानी कि एक तरीके के प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, कितना आकर्षक है। जो विषय वस्तु लिख रहे हो 3 अंक मिलेंगे और साथ ही साथ भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक मिलेगा। संदेश लेखन के लिए, अच्छा ये सॉरी यहाँ पर 2 अंक है, ये विषय वस्तु के लिए आपको 2 अंक मिल रहे हैं, 3 नहीं मिल रहा है क्योंकि 4 अंक का है ना ये। रचनात्मक प्रस्तुति के लिए 1 अंक है, विषय वस्तु के लिए आपको 2 अंक मिल रहे हैं और भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक मिल रहा है। तो इस तरीके से ये 4-4 अंक आपको
मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सीबीएसई का मॉडल सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई ने इशू किया और आपको बताया कि किस किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पहले से फॉर्मेट अभी चेंज हुआ है। तो बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब चूंकि पिछले साल से पैटर्न चेंज है तो थोड़ी बहुत सारी चेंजेस भी हुए हैं, तो उन सारे चेंजेस से रिलेटेड वीडियोस आपके पास बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, मैंने जैसा वादा किया था कि जनवरी से मैं क्लास 10th के जितने भी क्या कहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चन वीडियो बनाने हैं वो सब मैं आपको देना शुरू कर दूंगी, और देखिए मैंने देना शुरू कर दिया। तो बहुत जल्दी आपको पर डे पे भी वीडियो मिलने वाले। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अब हम देखेंगे PYQ। ठीक है, तो कोर्स ए का PYQ भी तो हमें देखना है ना। अभी तक हम PYQs आपको ईयर 2021, 22 और 23 ये 3 ईयर्स के करा चुकी हूँ। अब मैं जो कराऊंगी वो है ईयर 2024 का PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो नेक्स्ट टाइम 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगी। ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या पिछले साल किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो फटाफट कमेंट में जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आपको करनी है। ठीक है, बाय बाय।